यथार्थवाद पर एक लेख लिखिए। यथार्थवाद पाश्चात्य काव्यशास्त्र की प्रमुख अवधारणा है। इसका प्रारंभ मूलतः स्वच्छंदतावाद के विरोध में हुआ। स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना की उड़ान पर बल देते हैं। वे जीवन के बारे में नए नए स्वप्न देखते हैं, अपने लिए आदर्श समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। इस प्रवृत्ति के विरोध में यथार्थवाद का जन्म हुआ। इसके प्रारंभ में मूल में वैज्ञानिक आविष्कार और औद्योगिक प्रगति को माना जाता है। इसी के साथ कई नए विचारक सामने आए जिन्होंने समाज व्यवस्था को नए ढंग से देखने का प्रयास किया। इनमें बेकन, देकार्त, फायरबाख, कार्ल मार्क्स, डार्विन आदि प्रमुख हैं। नीत्शे ने घोषणा की थी कि अब ईश्वर मर गया है और ईश्वर सहित सब संसार इस संसार में मनुष्य अकेला रह गया है। ऐसे अनेक विचार आए हैं जिससे यह प्रमाणित हुआ है कि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, मनुष्य ही इस समाज का कर्ता और नियंता है। अतः इस भौतिक यथार्थ को ही हमें देखना है। यथार्थवाद से संबंधित विचारकों का मत है कि यथार्थवाद का जन्म अनुकरण से होता है। यह सिर्फ 19वीं सदी की अवधारणा नहीं है। हालांकि 19वीं सदी में इस अवधारणा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। अनुकरण की अवधारणा प्लेटो और अरस्तु के काल से चली आ रही है। प्लेटो के अनुसार कलाकार भौतिक वस्तुओं का अनुकरण करता है। अरस्तु ने कहा कि यह अंतर वस्तु का अनुकरण है। हम सिर्फ अनुकरण का ही अनुकरण नहीं करते वरन इस अनुकरण से हम सीखते भी हैं। मानव सभ्यता का विकास अनुकरण से होता है। चिंतकों का विचार है कि अनुकरण से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों के खिलौनों में यह अनुकरण दिखाई देते हैं। इससे हमें आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि इसके द्वारा हम दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। इसके द्वारा हम बिखरे हुए विश्व को एक व्यवस्था देते हैं और हमें स्वतंत्रता की अनुभूति होती है। हमें इस बात का भी आनंद मिलता है कि इस दुनिया को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, दुनिया को अपनी गति से चला सकते हैं। और इसलिए यथार्थवाद का संबंध मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों से है। यथार्थवादी साहित्यकार यह मानता है कि सभी एक ही तरह के यथार्थपूर्ण संसार का अनुकरण करते हैं। यथार्थवाद विशिष्ट की जगह सामान्य अनुभव पर बल देता है। इससे पाठक का कथा के वातावरण से परिचित होना सरल हो जाता है और वह इसे आत्मसात कर पाता है। अपने कथानक, चरित्रांकन और वातावरण के कारण ही यथार्थवादी साहित्य काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया में परिणत कर पाने में सफल होता है। यहाँ इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि यथार्थवादी रचनाओं में कल्पना का पूर्णतः निषेध नहीं होता, वरन कल्पना की सहायता से लेखक यथार्थ का पुनः सर्जन करता है। इस स्तर पर रचनाकार यथार्थ की फोटोग्राफिक पद्धति का विरोध करता है। वह कल्पना के द्वारा यथार्थ के जीवंत रक्षा को रेखांकित करता है तथा पतनशील पक्ष की आलोचना करता है। कल्पना इसके लिए विचारधारा की सहयोगी बनकर रचना में सक्रिय होती है। यथार्थवाद का विकास उपन्यास के विकास के साथ साथ हुआ। यह मुख्यतः 19वीं सदी का आंदोलन था। फिर भी जब तक विशिष्ट की जगह सामान्य या साझे अनुभव पर लिखने या पढ़ने की इच्छा बनी हुई है, तब तक साहित्य पर यथार्थवाद का प्रभाव बना रहेगा। यथार्थवाद आगे चलकर आधुनिकतावाद, प्रकृतवाद, प्रतीकवाद आदि आंदोलनों में विकसित हुआ। कई यथार्थवादी रचनाकार आधुनिकतावादी भी माने जाते हैं। उदाहरण स्वरूप यथार्थवादी रचनाकार हेनरी जेम्स यथार्थ की प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। आखिर यथार्थ का क्या मूल्य है? यह एक आधुनिकतावादी विषय है, न कि यथार्थवादी। यथार्थवाद के 3 प्रमुख भेद किए गए हैं: प्रकृतवाद, आलोचनात्मक यथार्थवाद और सामाजिक यथार्थवाद। हिंदी में प्रेमचंद ने यथार्थवाद को एक नया आयाम दिया। इसे उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहकर संबोधित किया। साहित्य में प्रकृतवाद के प्रवर्तक एमिल जोला माने जाते हैं। जोला ने कहा कि प्रत्येक लेखक जीवन को एक खास तरह की स्क्रीन से देखता है। वे यथार्थवाद को कला के यथार्थवादी आदर्शवादी रूप के खिलाफ एक प्रतिक्रिया मानते थे। इसलिए उनके अनुसार यथार्थवाद में जगत के असुंदर रूप की खोज की जाती है। प्रकृतवादी यथार्थ में सामाजिक बुराइयों का खुला और बेबाक चित्रण पर बल देते हैं। जो प्रकृतवादी हैं वो यथार्थ में सामाजिक बुराइयों का खुला और बेबाक चित्रण पर बल देते हैं। मनुष्य और समाज के कुरूपताओं को उजागर करना इस तरह के यथार्थ का मूल उद्देश्य होता है। सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों से इसका कोई सरोकार नहीं होता। प्रकृतवादी रचनाकार सिर्फ समस्याओं के खुले वर्णन तक ही सीमित रहते हैं। इस तरह की रचनाओं में खासकर विवाहेतर सेक्स संबंधों का खुला वर्णन मिलता है। यहाँ यथार्थ का अतिरंजनापूर्ण वर्णन मिलता है। प्रकृतवादी चित्रण में यथार्थ के कारणों की तह में जाने की बजाय सिर्फ यथार्थ को पाठकों के सामने प्रकट करना होता है। विद्वानों की राय में प्रकृतवाद मूलतः मनुष्य और समाज के प्रति जीव वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित हुआ है, इसलिए इसे यथार्थवाद के बाहर रखा जाना चाहिए। कुछ विचारक इसे कुरूपता के चित्रण का पर्याय मानते हैं। यथार्थवाद खंडित मनुष्य तथा खंडित जीवन को न देखकर
मनुष्य और जीवन को उसकी संपूर्णता में सारी संभावनाओं के साथ देखने और चित्रित करने का समर्थक है। प्रकृतवाद दृष्टिकोण से भिन्न वास्तविक जिंदगी को उसकी वस्तुपरकता से चित्रित करने वाले जिस साहित्य का उद्भव और विकास हुआ उसे आलोचनात्मक यथार्थवाद साहित्य नाम से जाना जाता है। यथार्थवाद का तात्पर्य इसी आलोचनात्मक यथार्थवाद से ही होता है। यथार्थवाद में दो तरह के लेखक होते हैं, एक वे जो अपने वर्ग का समर्थन करते हैं तथा उसी वर्ग की दृष्टि से शेष समाज का चित्रण करते हैं। दूसरे वे जो अपने वर्गीय अस्तित्व का अतिक्रमण कर जाते हैं, वे यथार्थ जैसा है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। इस तरह के लेखकों में बाल्जाक का उदाहरण दिया जाता है। ऐसे लेखक न्यायप्रिय होते हैं तथा अपने मत को स्थगित करके सही गलत का निर्णय करते हैं। यथार्थवाद की यह दृष्टि समाज की विकृतियों और विरूपताओं के प्रति एक आलोचनात्मक रुख करती है। आलोचनात्मक यथार्थवाद पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ लेखक के रूमानी विद्रोह और बुर्जुआ मूल्यों के अस्वीकार का प्रतिफल है, जिसमें अभिजात तथा गंवारू दोनों मानसिकता घुली मिली है। अर्नस्ट फिशर का मानना है कि आलोचनात्मक यथार्थवाद में रूमानी किस्म की प्रतिक्रियाएं उद्भव काल से ही निहित हैं। ऐसी स्थिति में स्वच्छंदवाद और यथार्थवाद को एक दूसरे का विरोधी नहीं माना जा सकता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्वच्छंदतावाद वस्तुतः आलोचनात्मक यथार्थवाद का प्रारंभिक रूप है। आलोचनात्मक यथार्थवाद और स्वच्छंदतावाद में मौलिक अंतर नहीं होता। यथार्थवाद के समर्थक रचनाकार यह मानकर रचना करते हैं कि सिर्फ सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं, ऐसा सत्य जिसे निःस्वार्थी लोग छिपाकर रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए प्रेमचंद के युग में अंग्रेज सरकार यह प्रचारित करती थी कि अंग्रेज भारतीयों के हित में भारत पर शासन कर रहे हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में दिखाया है कि दरअसल अंग्रेजी राज भारत का आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय शोषण कर रही है और ये लोग जमींदारों और मिल मालिकों से मिले हुए हैं। यह सत्य प्रेमचंद उद्घाटित करते हैं। अतः प्रेमचंद यथार्थवादी रचनाकार हैं। फिर ऐसे रचनाकार संपूर्ण समाज की समग्रता का चित्रण करते हैं और वे समाज की छोटी छोटी प्रवृत्तियों का बारीक विश्लेषण करते हैं, जैसा चित्रण टॉलस्टॉय ने रूसी समाज का किया था या बाल्जाक ने फ्रांसीसी समाज को प्रस्तुत किया था या चार्ल्स डिकेंस ने ब्रिटिश समाज का चित्रण किया था। ये लेखक सिर्फ सतही यथार्थ का ही चित्रण नहीं करते वरन अपनी अंतर्भेदी दृष्टि से समाज की विकृतियों का निर्मम उद्घाटन करते हैं। यहाँ लेखक की जीवन दृष्टि और समझ प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस प्रक्रिया में लेखक एक पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरे पक्ष का विरोध करते हैं। यथार्थवादी रचनाकारों का समाज सामूहिक नहीं होता, वे वर्गों में बटा हुआ होता है। इसलिए यथार्थवादी रचनाकार व्यवस्था एवं समाज की विकृतियों का निर्मम उद्घाटन करते हैं तथा पारदर्शी रूप में समग्रता का चित्रण करते हैं। मैक्सिम गोर्की ने सन 1934 में समाजवादी यथार्थवाद पदबंध का प्रयोग किया। समाजवादी यथार्थवाद की मान्यता के अनुसार लेखक को समाज के विकास की द्वंद्वात्मक भूमिका को अपनाकर यथार्थ चित्रण की ओर अग्रसर होना चाहिए। वस्तुगत यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत करना लेखक का मूल दायित्व होता है। इसलिए समाजवादी यथार्थवाद का पद उन लेखकों की रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है जो अपने लेखन द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। यह सोवियत रूस के स्टालिन के दौर की अवधारणा है। गोर्की इस अवधारणा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। अब यह धारणा लगभग समाप्त हो चुकी है। यथार्थवाद का विकास आदर्शवाद और अतिरंजित कल्पनाशीलता के विरुद्ध हुआ। वास्तव में आदर्शवादी साहित्य अमानवीय संसार के खिलाफ एक कलात्मक प्रतिरोध था। यह दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम चाहते हैं, इसलिए रचनाकार अपनी एक काल्पनिक दुनिया गढ़ता है, लेकिन उनकी समस्या यह है कि इस काल्पनिक दुनिया का अनुभव किसी को नहीं है, यह सिर्फ रचनाकार तक ही सीमित है। सामान्य और साझा अनुभव सिर्फ यथार्थ का वर्णन ही हो सकता है। इसी यथार्थ और साझे अनुभव को रचनात्मक रूप देने की ललक ही यथार्थवादी साहित्य का निर्माण करती है। स्वच्छंदतावादी साहित्य उस काल्पनिक आदर्श जीवन का वर्णन करता है जैसा लेखक चाहता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य जीवन जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करता है। यथार्थवाद के समर्थक मानते हैं कि रूमानी कहानियों में अतिरंजित वर्णन होता है, जीवन जैसा है उसका वर्णन नहीं होता, वरन इस बात का वर्णन होता है कि ऐसा जीवन हो सकता है जिसके बारे में आम लोग सोच ही नहीं पाते। उनका नायक एकदम विशिष्ट और निराला होता है, फिर इस नायक पर और लेखक पर कोई नैतिक दायित्व भी नहीं होता। यथार्थवादी लेखक पर यह सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह सामान्य जनता के जीवन का चित्रण करे। गरीब, निम्न वर्गीय लोग, अनपढ़ स्त्रियां किस तरह का जीवन व्यतीत करती हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके विचार किस तरह के हैं, उनका वर्णन साहित्य में भी आना चाहिए। इसलिए यथार्थवादी लेखक सोचते हैं कि साहित्य में बहुमत का वर्णन होना चाहिए। अब तक अल्पमत का वर्णन होता आ रहा है, इसलिए यह सिद्धांत उपन्यास के साथ आया। महाकाव्य का धीरोदात्त नायक राज परिवार का होता है, गोदान का नायक होरी है जो सीमांत कृषक है। उपन्यासकार के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि होरी क्या सोचता है, गोदान या बालदेव कैसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मैला आंचल स्वयं उपन्यास गद्य विद्या है, इसलिए यथार्थवाद का विकास गद्य के साथ साथ होता है।
तब इसकी भाषा काव्यात्मक नहीं होती, सामान्य बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। अतः संप्रेषणीयता इसका प्रधान गुण होता है। भाषा में कोई आवरण नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति उपन्यास पढ़ सकता है। यही लेखक का आदर्श होता है और यही यथार्थवाद की अपेक्षा होती है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि चूंकि साहित्य व्यक्तिपरक होता है, अर्थात किसी एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है, ऐसी स्थिति में वह यथार्थ का सच्चा प्रतिनिधि कैसा हो सकता है? क्या यथार्थवादी रचनाकार अपनी पसंद के यथार्थ का चयन कर सकता है, अर्थात यथार्थ के किसी एक ही रूप को दिखा सकता है या नहीं? यथार्थवादी साहित्य का लक्ष्य पाठक के आम जीवन में ज्ञान में वृद्धि है। इसके लिए वह ऐसे चरित्रों का निर्माण करता है जो वास्तविक जीवन में भी उपस्थित लगते हैं। साथ ही वह घटनाओं की व्याख्या समान अनुभव के विषय की तरह करता है। यथार्थवादी साहित्य में चरित्र और घटनाएं काल्पनिक होते हुए भी वास्तविक लगती हैं। इसके लेखक अपने संभावित पाठकों की तरह पात्रों को प्रस्तुत करता है ताकि पाठक को पात्र अपने जैसा ही लगे। हूबहू भले न हो, परंतु वास्तविक लगे ऐसा पात्र हुआ है या हो सकता है। इस संभावना को लेखक के साथ पाठक भी मानकर चलता है। इसका कारण यथार्थवादी साहित्यकारों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ सामान्य नियम है। अपने विशिष्ट कथानक, चरित्रांकन और यथार्थवादी वातावरण में यथार्थवादी साहित्य में काल्पनिक घटनाएं भी वास्तविक मालूम पड़ती हैं। किसी भी यथार्थवादी पाठ में कथा कहने वाला कथावाचक प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के रूप में उपस्थित होता है। वह सर्वज्ञ होता है। कथावाचक पाठक का विश्वास जीतने के लिए उसे सीधे संबोधित करता है। यथार्थवादी कथानक में नाटकीय घटनाएं बहुत कम होती हैं। रचना प्रायः महत्वपूर्ण घटनाओं पर केंद्रित रहती है। यथार्थवादी रचना में पाठ के साथ साथ ही चरित्रों का विकास होता है। पाठक चरित्र से धीरे धीरे परिचित होता है। कथानक का विवरण परंपरागत यथार्थ अपने आप में सुखदायक नहीं होता। संभवतः इसलिए भारतीय साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य में किसी रचना का अंत हमेशा सुखात्मक ही होता है। इसका कारण यह है कि हिंदी साहित्य ने आदर्शोन्मुखी यथार्थ को अधिक जगह दी है। प्रेमचंद इसके बहुत बड़े पैरोकार थे। सन 1936 में प्रगतिशील आंदोलन की शुरुआत के साथ ही हिंदी में यथार्थवादी चिंतन और रचना की विधिवत शुरुआत हुई। इससे पहले भारतेंदु के यहाँ भी यथार्थवाद की शुरुआत हो चुकी थी। प्रेमचंद ने यथार्थवाद को गोदान और कफन में अपने चरम पर पहुँचा दिया। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल और श्रीलाल शुक्र ने राग दरबारी को भी यथार्थवादी रचना के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। प्रेमचंद हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने आदर्शवाद से अपनी रचनात्मकता की शुरुआत कर यथार्थवाद पर खत्म कर दी। इसलिए बाद की रचनाओं में गाँवों के प्रति प्रेमचंद का रुख किसी रोमानी रचनाकार का न होकर ऐसे व्यक्ति का है जो गाँवों की सीमा और शक्ति दोनों से परिचित है। भोगा हुआ यथार्थ, अनुभूति की प्रमाणिकता, स्वानुभूति बनाम सहानुभूति जैसी शब्दावलियाँ साहित्य में यथार्थवादी चित्रण के आग्रह के कारण ही निकली हैं। यथार्थवाद का विकास कोरी कल्पना और कोरे आदर्श के विरुद्ध हुआ है। अक्सर यथार्थवाद को एक सीमित अर्थ में ग्रहण किया जाता है। माना जाता है यथार्थवाद के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक समस्याएं, विभिन्न प्रकार के जीवन संघर्ष, गरीबी और दुख का ही चित्रण होता है। कुछ लोगों का मानना है कि यथार्थवाद के अंतर्गत सिर्फ गरीबी और गरीबी से उत्पन्न दुख का ही दारुण चित्रण होना चाहिए। साहित्य के लिए यह दृष्टिकोण ठीक नहीं। इस दृष्टिकोण को लेकर चलने वाला रचनाकार कभी भी अच्छी रचना नहीं गढ़ सकता। दरअसल यथार्थवाद का चरित्र स्थिर न होकर विकासशील होता है। युग की ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार यथार्थवाद अपना रूप बदलता रहता है। यथार्थ का जो रूप प्रेमचंद की रचनाओं में मिलता है, उसका वही रूप रेणु और श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं में नहीं मिलता। हो सकता है जो रचना एक समय अधिक यथार्थवादी लगे, कुछ समय बाद वह उतनी यथार्थवादी न लगे, क्योंकि युग परिवर्तन से वह सामान्य अनुभव का हिस्सा नहीं रह जाता है। कोई खास साहित्यिक प्रतिरूप खास समय में किसी अन्य प्रतिरूप से अधिक यथार्थवादी हो सकता है। जैसे एक समय में उपन्यास और कहानी यथार्थवादियों की प्रिय विधा थी, स्वच्छंदतावाद की विरोधी होने के कारण कविता को प्रारंभिक यथार्थवादी यथार्थवाद को उपयुक्त नहीं मानते थे, जबकि आज कविता सहित अन्य विधाओं में भी यथार्थवाद का समावेश हो चुका है। अस्मिता मूलक साहित्य के लिए आत्मकथाएं अधिक यथार्थवादी हैं। इस कारण साहित्य में यथार्थ की रचना इतनी सरल नहीं जितनी वह दिखती है। तो मेरा चैनल अगर आप लोगों को उपयोगी लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यथार्थवाद पर मेरा यह लेख जो है का वर्णन अब समाप्त होता है। धन्यवाद।